गुजरात की सत्ता किसके हाथ में होगी? कौन होगा मुख्यमंत्री की कुर्सी का दावेदार? कैसा होगा गुजरात की सियासत का मिजाज? नमस्कार, मैं हूं इंदु राठौर और आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करते हैं कि आखिर क्या कहता है गुजरात का सियासी माहौल। क्योंकि जिस तरह से पार्टियां सियासी कवायद में जुटी है, उससे साफ जाहिर होता है कोई भी इस सियासी रण में हार का मुंह नहीं देखना चाहता। गुजरात चुनाव पर बात करने से पहले वहां का पिछला समीकरण जानना बेहद ही जरूरी है। तो देखिए, गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अभी से कमर कस ली, लेकिन इतना तय है कि विधानसभा चुनाव इस बार भी जातीय समीकरण के आधार पर लड़ा जाएगा। गुजरात में जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ का समीकरण दूसरे राज्यों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि गुजरात की कुल आबादी 6 करोड़ से ज्यादा है। इसमें 52% संख्या पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की है। पिछड़ा वर्ग में शामिल 146 जातियां उपजातियां ही तय करती है कि राज्य की सत्ता आखिर किसके हाथ में होगी। माना जाता है कि राज्य में सबसे प्रभावी पाटीदार बिरादरी यानी कि पटेल समुदाय की हिस्सेदारी 16% है, जिसे राज्य में सबसे ताकतवर जाति माना जाता है। वहीं अगर दलितों की बात करें तो दलितों की संख्या मात्र 7% है, और इन्हीं 7% दलितों को अपने पाले में करने के लिए बसपा प्रमुख मायावती ने अभी से कमर कस ली और अपना पासा फेंक दिया है। बता दें कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी बसपा ने अब गुजरात मिशन के लिए भी कमर कस ली। बसपा प्रमुख मायावती ने गुरुवार को समीक्षा बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं को अपना पूरा प्लान समझाया कि किस तरह से चुनावी मैदान में इस बार बसपा उतरने वाली है। मायावती ने गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर साफ संकेत भी दिए। मायावती ने कहा, पार्टी अकेले दम पर गुजरात में चुनावी मैदान में उतरेगी। मायावती ने ये भी कहा कि गुजरात के गरीब, दलित व अन्य उपेक्षित काफी लंबे समय से उपयुक्त सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, इस चिंताजनक हालात को संघर्ष व बेहतर चुनावी परिणाम से ही बदला जा सकता है। लेकिन यहाँ सवाल ये कि क्या मायावती जातिगत समीकरण से ठीक तरीके से ही चुनाव लड़ पाएगी, क्योंकि मायावती को यहाँ का जातिगत समीकरण समझना पड़ेगा और यहाँ पर चुनाव में उस समीकरण को समझकर ठीक से बैठाना पड़ेगा। खैर, जो भी हो, लेकिन ये तो तय है कि बसपा गुजरात में दलित कार्ड खेलकर वोट में बड़ा फेरबदल कर सकती है। और मायावती ने सिर्फ बीजेपी पर ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी पर भी धावा बोला है। दरअसल जिस तरह से अरविंद केजरीवाल दिल्ली की तरह गुजरात में भी अपनी पैठ बना रहे हैं, उससे दूसरी पार्टियां सख्ती में है, क्योंकि उन्होंने दिल्ली वाला मॉडल गुजरात में अगर लागू किया तो वहां के हालात भी बदल सकते हैं। जैसे हाल ही में उन्होंने आदिवासी कार्ड खेला, फिर महिलाओं को 1000 देने की बात कही। ऐसे में दिल्ली वाला मॉडल यानी कि मुफ्त वाला मॉडल अगर गुजरात की जनता को रास आ गया तो यहाँ दूसरी पार्टियों के लिए केजरीवाल बड़ी परेशानी बन सकते हैं। इसीलिए मायावती ने उन्हें भी आड़े हाथों लिया है और ये कह डाला कि गुजरात में इस बार आम आदमी पार्टी भी भाजपा की तरह ही रेवड़ी बांटने व अन्य प्रकार की प्रलोभन वाले चुनावी वादों कर अपनी चाल चल रही है। लेकिन इन सबसे हटकर अगर गरीब और दलितों की बात करें तो यहाँ पर उनका इससे भला नहीं होने वाला। लेकिन बात अगर बीजेपी की करें तो बीजेपी ने भी यहाँ का जातिगत समीकरण समझते हुए बड़ा दावा खेला है। माना जाता है कि पाटीदार समाज गुजरात में राजनीतिक तौर पर सबसे ताकतवर समुदाय है। हार्दिक पटेल को भाजपा में लेने के पीछे बीजेपी की यही रणनीति है कि पाटीदारों को वोट उन्हें ही मिले। पाटीदार समाज के नेताओं की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर केशु भाई पटेल, चिमन भाई पटेल, आनंदीबेन पटेल जैसे नाम गुजरात की राजनीति में बड़े चेहरे हैं। वहीं युवा हार्दिक पटेल भी इसी पाटीदारी बिरादरी से आते हैं। यही कारण है कि विधानसभा चुनाव 2022 से ठीक 1 साल पहले भाजपा ने पाटीदार नेता भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया था। बहरहाल चुनाव में बहुत कम वक्त है, तो ये तो साफ हो ही जाएगा कि सरकार किसकी बनती है, क्योंकि समय बेहद कम है और पार्टियां जिस तरह से रणनीति तैयार कर रही है, वो रणनीति अगर चुनाव में सही बैठती है तो ही मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वो किसी एक पार्टी को मिल पाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। नमस्कार।